Good morning, student. Today I am going to start new chapter, money. Money is the third one chapter in NCERT book. NCERT book में ये थर्ड चैप्टर के रूप में जाना जाता है. वैसे इस बुक में ये हम लोग फोर्थ टॉपिक के रूप में आए, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था सर्कुलर फ्लो. सेकेंड टॉपिक जो हमारा था वो क्या था, नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट, एंड थर्ड वन मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम. अब फोर्थ चैप्टर है मनी. मनी चैप्टर पहले थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब इसको बहुत सारी चीजों को इस चैप्टर की सीबीएसई ने खत्म कर दी और केवल 3 चीजों को इस चैप्टर में रखा हुआ है. फर्स्ट जो पार्ट है वो बार्टर सिस्टम और उसकी लिमिटेशंस है. सेकंड इसमें मनी, और थर्ड जो इसका पार्ट है मनी सप्लाई. तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसको बार्टर सिस्टम से इसको स्टार्ट करते हैं कि बार्टर सिस्टम एक्चुअल में है क्या. तो बार्टर सिस्टम में आप देखोगे इट रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. जो गुड्स से हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं दैट इज नोन एज अ बार्टर सिस्टम. इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं. और आप देखोगे एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी. जिन इकोनॉमी में डायरेक्ट बार्टर होता है गुड्स एंड सर्विस का, बार्टर मतलब एक्सचेंज गुड्स से गुड्स का, सर्विस से सर्विस का, या गुड्स का सर्विस से, ऐसी इकोनॉमी को बार्टर इकोनॉमी कहा जाता है. एंड दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी. सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बिकॉज वी एक्सचेंज वन कमोडिटी टू अदर कमोडिटी. तो ये इकोनॉमी होती है ऐसी इकोनॉमी. But this type of economy generally facing 4 type of limitations. Here 4 type of problems by the barter system. Barter system से 4 difficulties, 4 problems वो फेस करती हैं. जिसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है उसको आप क्या कहते हैं, लैक ऑफ डबल कोएफिशिएंट ऑफ वांट्स, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है. सेकेंड क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू. थर्ड वन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, and 4 is lack of store of value. So these are the 4 problems faced by the barter system. जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम. इट इज नॉट ओनली फर्स्ट, इट इज द मेन प्रॉब्लम. तो लैक ऑफ डबल कोएक्सीडेंट ऑफ वांट्स. ये जो लैक ऑफ डबल कोएक्सीडेंट ऑफ वांट्स है, ये दो पर्सन्स मतलब बायर्स एंड सेलर्स के बीच का है कि एक जो चाहता है दूसरा उसको सेल करना चाह रहा है कि नहीं. इसको हम लोग दूसरे अगर इसको एक सेंटेंस में हम फॉर्म करें तो क्या कहा जाता है कि बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स. जो एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी है. एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि ए कैन एक्सचेंज goods with B only when A has what B wants and B has what A wants. जो A बेचना चाह रहा हो वो B खरीदना चाह रहा हो, और जो B बेचना चाह रहा हो वो A खरीदना चाह रहा हो, तभी ये एक्सचेंज हो गया. एक और एग्जांपल के रूप में इसको हम लोग देखते हैं. जैसे मैं सेलर हूँ और दूसरे साइड में, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों एक ही पर्सन होता है, मैं बायर भी हूँ मैं सेलर भी हूँ, और दूसरे साइड में एक दूसरा पर्सन है वो भी बायर और सेलर है. मैंने क्या किया, मेरे पास वीट है, मैं वीट सेल करके राइस परचेज करना चाहता हूँ. तो दूसरे तरफ का जो पर्सन है वो उसके पास क्या है, उसके पास राइस है और राइस सेल करके वीट के परचेज करना चाह रहा है. तब तो मैं क्या करूँगा, उसको वीट दे दूंगा और उससे राइस ले लूंगा. ये एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा. लेकिन जब ये एक्सचेंज सिस्टम था, जब बार्टर सिस्टम था, जनरली इकोनॉमी टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. ज्यादातर इकोनॉमी किस बेस्ड थी, एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर का एक नेचर होता है, जिस जगह पर वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो सबके पास वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि जनरली एग्रीकल्चर डिपेंड है ना मानसून, क्लाइमेट पे डिपेंड है. तो मानसून में जो डिपेंड होगा, अगर मानसून अच्छा है तो सबका वीट अच्छा होगा, अगर खराब वीट हो गया तो सबका खराब हो जाएगा. राइस अगर नहीं प्रोडक्शन हुआ तो किसी ज्यादातर लोग के पास नहीं होगा. तो वहां एक्सचेंज में क्या दिक्कत आती है कि मैं वीट सबके पास अवेलेबल, क्या वीट अवेलेबल है और सब राइस परचेज करना चाह रहे हैं, बट कोई है ही नहीं जो राइस को सेल करे.
इसी तरह अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरे पास व्हीट है और मैं शूज परचेज करना चाह रहा हूं, लेकिन शूज मेकर के पास शूज है, लेकिन ही वांट टू परचेज सम पॉट्स, कुछ बर्तन परचेज करना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कोएक्सीडेंट ऑफ क्या है, कोएक्सीडेंट ऑफ वांट्स, इसको कोएक्सीडेंट ऑफ वांट्स कहते हैं इसी को। तो ये प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। सेकेंड जो इसकी प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ऑल कमोडिटी आर नॉट इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस। कह रहे कि सारी जो भी गुड्स है उनकी सबकी कॉमन वैल्यू नहीं होती, क्योंकि कॉमन वैल्यू मेजर करने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हर एक की वैल्यू अलग अलग होती है, जितने भी गुड्स हैं सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कितने कौन सा गुड्स कितने में परचेज करें। जैसे कि एग्जांपल, ए हैज वांट व्हीट एंड बी हैज वांट राइस, बट देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं। तो अब ये क्लियर नहीं कि ए कितने व्हीट देकर कितने केजी राइस परचेज करेगा, या राइस वाला कितना राइस बेचे उसको दे जिसके बदले उसको 1 केजी व्हीट मिल जाए। तो वो जनरली कॉमन कंसेंसस से आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसमें एक प्रॉफिट में रहता है और दूसरा सफर कर जाता है। तो ऐसी इकोनॉमी में जनरली यही होता है कि एक तो प्रॉफिट में रहेगा बट अदर पर्सन सफर, जो अदर पर्सन होगा वो सफर करेगा, मतलब एक को फायदा तो दूसरे को लॉस होना ही होना है। इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे हमें कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते थे। हम लोग अब तो आप लोगों के पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा होता नहीं, लेकिन हम लोगों के बचपन में क्या होता था कि बर्फ बेचने गाँव आया करता था, और जो बर्फ बेचने आता था गांव के 80 से 90% लोग बर्फ को कभी भी इससे रुपये से नहीं परचेज करते थे। जनरली वो कुछ न कुछ, कोई फ्लोर ले आता था, आटा ले आता था, कोई व्हीट ले आता था, कोई राइस ले आता था, कोई पल्स ले आता था, और सबके प्राइस अलग है। व्हीट का अलग प्राइस होता है, फ्लोर का आटे का अलग प्राइस होता है, राइस का अलग प्राइस होता है, पल्सेस का अलग प्राइस होता है। लेकिन वो क्या करता था, एक कटोरी में लेता था और सबको वही एक बार तो देता था। तो चाहे दाल लेकर आप लेकर आए, चाहे राइस लेकर आए, चाहे मीट लेकर आए, सबको वो उतना ही लेता था, उतने ही। या तो पट्टी जो होती थी या बर्फ होती थी वो उतनी ही देता था, तो सबको कॉमन मीजर में कर देता था। तो जो वीट लेके जाता था, वीट सबसे सस्ता होता था, वो ज्यादा फायदे में रहता था, और जो अदर आइटम लेके जाते थे वो सफर हो जाते थे, वो सफर करते थे। ऐसे ही बहुत सारी चीजों से वो एक्सचेंज हुआ करता था। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। थर्ड वन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये क्या है? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस विथ ईज बिकॉज देयर इज द मैनी प्रॉब्लम। कह रहे कि उस समय फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती थी, या क्रेडिट पे गुड्स सेल और परचेज नहीं हो पाती थी। उसका सबसे बड़ा, जैसे आज होता है मनी के सिस्टम, क्या हो जाता है कि हम लोग फ्यूचर पेमेंट भी कर लेते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम क्या कर पाते हैं, हम क्रेडिट में भी गुड्स को सेल और परचेज कर पाते हैं। बट इट वाज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के समय में ये पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? तो इसकी आप यदि इसको हम एक दो एग्जांपल समझ सकते हैं कि बारवर में नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी ऑफ दी गुड्स फॉर दी पेमेंट। कह रहे हैं कि बारवर ये इंश्योर नहीं कर सकता था, और ना ये जरूरी होता था कि सेम क्वालिटी की गुड्स को फ्यूचर में अरेंज कर पाएगा, उससे वो रेट पेमेंट कर पाएगा। क्योंकि जिस क्वालिटी का वीट इस साल हुआ है, नॉट नेसेसरी कि अगले साल भी इसी क्वालिटी का वीट हो, इसी क्वालिटी में चावल हो अगले साल भी, क्योंकि इट डिपेंड ऑन मानसून पे डिपेंड था, तो वो जरूरी नहीं होता। ऐसे जो भी चीजें होती थी नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं होता। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि इस तरह हो, इसलिए कभी नहीं हो पाती थी। फिर दूसरा हमेशा क्या होता था, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट
regarding which specific commodity is to be used for repayment. जो रीपेमेंट के लिए स्पेसिफिक वो कमोडिटी यूज की जाती थी, उससे क्या होता था, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था। इसका वो तो बहुत समय पहले की बात तो अलग है, गाँवों में आसानी से इसको आप अभी भी देख सकते हो कि अगर हमारे घर से कोई किसी घर में आटा कम हो गया, चीनी कम हो गया, तो एक कटोरी लेकर आता है और आटा या उसको चीनी को कटोरी में लेकर चला जाता है। जब वो वापस करने आता है तो हमारी मदर हो या कोई भी फैमिली मेंबर हो, हमेशा यही कहती है, मैंने मदर से यही कहते सुना कि देखो मैंने भर के कटोरी दी थी और देखो थोड़ी खाली कटोरी दे गई। तो मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही क्रिएट रहता है। और उस समय इसका था तो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा रहता था कि हमने किस क्वालिटी की दी थी, हमने कितनी क्वांटिटी में दी थी। ये कॉन्फ्लिक्ट, क्वालिटी और क्वांटिटी के कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आते ही रहते हैं, इसलिए डिफर्ड पेमेंट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे कमोडिटी जो होती थी तो वो भी रिपेट नहीं कर सकते थे, उसका था कि इसके पता नहीं आगे इसका प्रॉफिट हो कि लॉस हो जाए, कुछ भी हो, अगर लॉस और प्रॉफिट की सिचुएशन आएगी तो इस तरह ये नहीं हो पाएगा, और ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो दीज आर द 4 मेजर लिमिटेशन ऑफ दी बार्टर सिस्टम। फिर बार्टर सिस्टम को खत्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग मनी कहते हैं। तो मनी एक्चुअल में है क्या? तो मनी की एक डिफिनीशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि मनी इज द एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर द वैल्यू, स्टोर ऑफ द वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये चारों चीजें वही हैं जो हमारी 4 मेजर प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं। उन्हीं को खत्म करने के लिए किसको लाया गया? मनी। तो मनी को की डिफिनीशन तो बहुत सारी होती है, लेकिन एक मनी की सबसे यानी मेन डिफिनीशन के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि आप देखोगे ये चारों प्रॉब्लम्स को ये डिफिनीशन क्या कर रही है कि पहले कहते हैं मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट्स मीन इट abolish the problem of या it reduce the problem of double coincident of want। डबल कोएक्सिडेंट वांट में क्या था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक्सचेंज के लिए कोई मीडियम नहीं था। अब जब ये मीडियम हो गया तो हमने एक गुड्स बेचा, फिर उस पैसे से दूसरी गुड्स को हमने परचेज कर लिया। ये करते हैं दूसरी इसमें मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर, सेकंड प्रॉब्लम कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी हमारी। तो जब मेजर ऑफ वैल्यू, अब हमारे पास मनी है, मनी से वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ एवरी गुड्स लाइक राइस, व्हीट। राइस की भी वैल्यू किसमें मेजर होगी? रुपी में। व्हीट की रुपी में, पल्सेस की रुपी में। इट्स मीन वी कैन मेजर ऑल द वैल्यू इन अ रुपी। फिर स्टोर ऑफ द वैल्यू, स्टोर ऑफ द वैल्यू में थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम, एक फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी कि लाइक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब लाइक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो सकता है कि हम फोर्थ प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किए थे, यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं कि फोर्थ प्रॉब्लम में क्या होता था, लाइक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते थे। क्या होता था? इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। वेल्थ को कभी भी फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं कर पाते थे। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या रहता था कि मोस्ट ऑफ गुड्स लाइक वेजिटेबल्स है या फिर फ्रूट्स हैं, कोई भी चीज है, व्हीट है, राइस है, डू नॉट प्रोसेस ड्यूरेबिलिटी। ये ड्यूरेबिलिटी को प्रोसेस करते ही नहीं थे, ये ड्यूरेबल नहीं थे, क्योंकि एक समय बाद उनकी जो क्वालिटी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अगर व्हीट इस साल है, इसको अगले साल रखेंगे तो इसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी, अगले साल और रिड्यूस होती चली जाएगी, इसलिए नहीं कर पाते थे। फिर क्या करता था? स्टोर ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट। जो स्टोर भी करते थे तो उसके लिए टाइम और फंड की जरूरत पड़ती थी, जिससे उसकी वैल्यू भी उतनी इंक्रीज नहीं होती। तो इट वाज द मेजर प्रॉब्लम। इट सॉल्व बाय द मनी। इसको कौन सॉल्व कर रहा है? मनी सॉल्व कर रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ वन क्या था? फिर इसके बाद वो मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब मनी में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन पेमेंट इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में इसको पेमेंट कर सकते हैं, हम क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, बिकॉज मनी नेवर रिड्यूसेस इट्स क्वालिटी। मनी अपनी क्वालिटी को कभी रिड्यूस नहीं करती है,
जब इसकी क्वालिटी नहीं रिड्यूस होगी तो वी कैन पे में इन फ्यूचर। तो ये इसका मनी की डिफिनेशन थी। वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स कहते हैं मनी इज एनीथिंग विच वी यूज एज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो मनी में जो क्या आता है, कॉइन्स आती हैं, करेंसी आती हैं, फिर चेक्स आते हैं, ऐसी सारी चीजें उसकी कैटेगरी में आती हैं। इनको मनी कहा जाता है और मनी की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो ये जो मनी है, मनी के अगर हम लोग इसको इस तरह से इसको मनी देख सकते हैं, मनी कहा जाता है। तो मनी के वैसे तो पहले हम लोग पढ़ते थे कि देयर इज द 4 फीचर्स ऑफ मनी। फर्स्ट जो होता था वो प्राइमरी कैटेगरी में 2 फीचर्स आते थे और 2 सेकेंडरी कैटेगरी में आते थे। प्राइमरी में वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीटर द वैल्यू, और सेकेंडरी कैटेगरी में क्या आते थे, स्टोर द वैल्यू एंड स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट। लेकिन अब ये सिलेबस में जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो सिलेबस का पार्ट नहीं रह गया, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए इसको सारी ये चारों हमारे जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब इसका लास्ट टॉपिक जो है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कहा जाता है। तो मनी सप्लाई आप देखोगे, इट रेफर टू टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास जो मनी अवेलेबल है, दैट मनी इज नोन एज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कुछ फीचर्स होते हैं कि हेल्ड बाय मनी का मतलब क्या है, कि जैसे हमने इसके डिफिनेशन में बोला ना कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। तो इसका मतलब होता है कि पब्लिक के पास ही वो मनी होने चाहिए, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे फर्म के रूप में हो, लेकिन वो मनी किसके पास होनी चाहिए, पब्लिक के पास होनी चाहिए। इट नॉट इंक्लूड द मनी विद गवर्नमेंट आर बाय बैंकिंग सेक्टर्स इन अ कैश। ना तो गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ना बैंकिंग सेक्टर इन अ कैश। बैंकिंग सेक्टर्स के द्वारा जो कैश में रखा जाता है, नेवर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई है ये 1967-68 तक रिजर्व बैंक जो इंडिया का था उसने, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब कि आरबीआई, ये नैरो मीजर में करता था। बट आफ्टर 1977 के बाद इसने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़े रूप में रख दिया, एंड इट क्रिएटेड मनी सप्लाई बाय 4 स्टेप्स। फर्स्ट M1, सेकेंड M2, M3, M4। तो दीज आर द 4 स्टेप्स क्रिएटेड बाय द आरबीआई। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं M1 इंक्लूड 3 करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, सेकेंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, एंड थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको देखते हैं, दीज आर द 3 एरिया विच इंक्लूडेड इन M1। तो पहला करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का मतलब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक के द्वारा जो पेपर और कॉइन्स के रूप में जो भी मनी रहती है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे 5, 10 रुपये, 5 रुपए, 2 रुपीज, 1 रुपये के कॉइन्स हैं, और फिर 5 रुपीज, 10 रुपीज या 2 रुपीज, 100, 200, 500, 2000, दीज आर द करेंसी। ये सब के सब कॉइन्स और करेंसी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दूसरे इसको करेंसी जो मनी होती है, इट इज आल्सो नोन एज द फिएट मनी। करेंसी मनी को क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज द फिएट मनी। तो फिएट मनी के अगर डिफाइन हम लोग इसको करना चाहें तो क्या कहेंगे, फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट आर ऑर्डर फॉर द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी। ये वो है जो गवर्नमेंट ऑर्डर से मनी के रूप में एक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिएट मनी कहते हैं। तो रहता है ना नोट में, आप देखोगे मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, तो मतलब ये गवर्नमेंट इस बात का प्रॉमिस करती है कि इसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपीज है, तो इसको फिएट मनी कहा जाता है। तो करेंसी और कॉइन्स जो पब्लिक के पास होती है उनको इसमें रखा जाता है। फिर डिमांड डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक, सेकंड इसका क्या है, डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द commercial bank. Demand deposits are the deposit which can be encashed by the public by check or by the ATM or other services anytime.
किसी भी समय वो चेक के द्वारा, एटीएम के द्वारा, अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, उनके द्वारा इसको क्या कर सकता है, इन कैश कर सकता है। ऐसी जो मनी होती है उस मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। उसके बाद अदर डिपॉजिट विद आरबीआई होता है। तो अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ होता है वो क्या करता है, इट इंक्लूड द डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई ऑफ फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट। फॉरेन बैंक का मतलब आईएमएफ हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, तो दीज आर द बैंक, तो उनके बिहाफ पर वो अपने पास सबमिट करता है। तो या तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर या फिर फॉरेन बैंक के बिहाफ पर, तो इसको भी क्या बोलते हैं, वो पब्लिक की मनी होती है और उसको क्या बोलते हैं, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। फिर थर्ड होता है M1 प्लस M, क्या कहते हैं, ये फर्स्ट हो गया। फिर ये सेकंड M2 आया। M2 इक्वल टू क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक है उसके साथ में M1, मतलब ये 3 ये हो गए और चौथा एक नया इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये 4 हो गए, तो उसको M2 कहा जाता है। M3 जो होता है तो वो M1 के साथ नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, क्योंकि पहले वाले में जो था वो तो कौन से डिपॉजिट थे, जिन डिपॉजिट को कभी भी हम इनकैश कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिपॉजिट हैं बाद में लेकर आई बैंक जो टाइम डिपॉजिट के रूप में, उनको कभी ऐसा नहीं कि कभी भी कैश कर सकते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड उनके लिए फिक्स होता है, उसके बाद ही कैश किया जा सकता है। तो M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। फिर इसके बाद M4 आता है। M4 इंक्लूड M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, बिकॉज नाउअडेज पोस्ट ऑफिस इंक्लूडेड टोटल डिपॉजिट because by the post office there is 3 type of account. One is recurring account, second is saving account and third one is the fixed deposit account. तो तीनों तरह के अकाउंट वो कंट्रोल करता है, इसलिए टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस है। तो M3 में मतलब क्या हो गया, इसमें 5 आ गए, 3 ये आ गया, सेविंग डिपॉजिट आ गया और फिर उसके बाद टाइम डिपॉजिट। तो ये चारों को मिलाकर हम इसको क्या कहते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट है ये नैरो होता है। फर्स्ट जो होता है इसको नैरो कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड नैरो कैटेगरी में आता है। मतलब फर्स्ट सेकंड का मतलब M1 एंड M2 एंड M3 M4 इट इंक्लूड द ब्रॉडर एरिया। ये ब्रॉडर एरिया को इंक्लूड करता है, इसमें ब्रॉड एरिया आता है, अब पूरे इसको कवर करता है। तो दीज आर द मेन पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये सिलेबस के मेन पार्ट थे जिसमें आपको मनी के सेंस में यही पढ़ना है, क्योंकि मनी में कभी कभी ऑप्शनल होता है कि बैंकिंग के साथ में इंक्लूड होता है और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं, कभी पूछता है कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, कभी क्वेश्चंस रहता है कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड आल्सो एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। कभी कभी बार्टर सिस्टम के लैक ऑफ डबल कोएक्सिडेंट ऑफ वांट्स जो उसका मेन लिमिटेशंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, लैक ऑफ कॉमन नेचर ऑफ वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। तो इसमें ये 2 ही 3 तरह के ये क्वेश्चंस जनरली फ्रेम होते हैं, इसलिए कभी कभी किसी साल आता है, बाकी बैंकिंग आता है। ये चैप्टर 1 का था। ओके, थैंक यू।